Welcome students in our online classes. Today's topic is geography. Okay, today I am going to teach you geography chapter 2 land and soil. Okay, so let's start. This is the land and soil. Okay, land and soil, it's look like very easily in surrounded to us. Okay, land and soil chapter 2 गेट प्रिपेयर्ड. हमको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है वो हम देखते हैं. लैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो होम टू सेवरल अदर रिसोर्सेज. मतलब लैंड क्या है, एक ऐसा रिसोर्सेज है, नेचुरल ऐसा रिसोर्सेज है जो कि दूसरे अदर सेवरल रिसोर्सेज का घर है. मतलब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आते हैं. लैंड आता है, बिल्डिंग आती है, प्लांट्स आते हैं, ट्रीज़ आती है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती है. ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके, जिसमें हम फ्यूल भी ले सकते हैं. ओके, जैसे बट इसमें हमको एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल रही है, अगर लैंड ही नहीं होगी तो पॉसिबल है आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल पाएंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. नेम सम ऑफ रिसोर्सेज दैट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर अवेलेबिलिटी एंड ग्रोथ. अच्छा, कुछ चीज़ ऐसी हमें बतानी है जो कि लैंड पे निर्धारित है, ज़मीन पर निर्धारित है. उसमें से हम बता सकते हैं कि खेती पूरी तरह से ज़मीन पे डिपेंडेंट है. अगर हमको खेती करना है तो हमें ज़मीन हमारे पास होना ज़रूरी है. विदाउट लैंड पॉसिबल हो पाएगा क्या? नॉट पॉसिबल. ओके, एंड प्लांटेशन, फॉरेस्ट्रेशन, ये भी हमको किसके थ्रू होगा? लैंड के ही थ्रू होगा. ओके, land is the richest natural resources that we have. Let's understand these resources and their uses in more detail. हमको इसकी uses देखना है और किस तरह से ये काम आती है, ये हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, all human beings live on land and use it for farming and various other purpose. मतलब हर इंसान, हर मनुष्य लैंड का यूज़ करता है अलग अलग पर्पस से, और फार्मिंग में भी इसका यूज़ करता है. रिमेंबर, लैंड कवर्ड अबाउट 29% ऑफ द अर्थ. लैंड ने कितना परसेंट कवर कर रखा है? 29%. जैसे हम सभी जानते हैं रेस्ट ऑफ द 71% पूरा पानी से कवर है ऑल ओवर अर्थ पे. तो 29% लैंड स्पेस है जो कि अर्थ पे अवेलेबल है. ओके, 1/3 ऑफ द लैंड एरिया इज़ अनहिंटेबल विच मीन्स इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिविंग. मतलब कुछ एरिया ऐसा है जो कि 1/3 इसमें जो मतलब 1/3 का जो हिस्सा है वो वहाँ पे रहने के लिए सुटेबल नहीं है. ओके, मोर ओवर द लैंड सरफेस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. और हर जगह की लैंड सरफेस एक जैसी नहीं है. यू माइट हैव नोटिस्ड देयर आर लेवल प्लेन्स, अपलैंड्स और प्लेट्यू हिल्स एंड माउंटेन्स एट वेरियस लोकेशन. अच्छा, कुछ जगह आपने नोटिस की होगी, कुछ जगह बहुत ही ऊंची होती है, कहीं पे पहाड़ी होती है, हिल्स होती है, कुछ खाई होती है. ऐसी जगह में हमें पॉसिबल है कि हम रह सकते हैं. हाँ, जहाँ पे एक स्थिर होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, वहाँ पे हम रह सकते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. मतलब अलग अलग तरह की ज़मीन अलग अलग तरह के रिसोर्सेज बताती है. Therefore, all the places are not evenly populated. In addition, the areas with too cold or too hot climate are sparsely. मतलब कुछ एरिया आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे और कुछ ऐसे एरिया होंगे जो बहुत ज़्यादा ठंडे. लाइक अंटार्कटिका में लिविंग है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ मनुष्य जाके रह सके परमानेंटली. हाँ, विज़िट करने के लिए लोग जाते हैं बट परमानेंटली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है -60 -80 डिग्री होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, पॉपुलेटेड सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ओवर टाइम. मतलब उस सॉइल की जो फर्टिलिटी क्या है वो बढ़ती जा रही है.
कैसे, जैसे उसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है, फर्टिलाइज़र डाला जाता है, ओके, इसकी वजह से। और ओवर टाइम भी उसमें दिया जा रहा है। मतलब अगर एक फ़सल हो गई है, सपोज़ 2 महीने में एक फ़सल निकल रही है, तो उसके रिसेंटली वो निकलने के बाद दूसरी फ़सल के लिए तैयारी हो जाती है। बट अगर हम पुराने समय की बात करें, एंशिएंट पीरियड की बात करें, तो उसमें क्या होता था कि एक बार खेती होती थी, उसके बाद थोड़ा सा खेत को रेस्ट दिया जाता था, ज़मीन को रेस्ट दिया जाता था, उसके बाद दूसरी खेती होती थी। उसमें ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी आने के बाद ही, आजकल हम केमिकल्स डाल के वो चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर द लैंड, ओके। द आर्कटिक एरियाज, द डेजर्ट एंड द हाई माउंटेन्स आर अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब जहाँ पे लोगों की एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है, वो जगह कौन कौन सी बताइए? डेजर्ट, हाई माउंटेन मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये कैसे अनफेवरेबल है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ओके। जनरली ह्यूमन ट्रेंड्स टू लिव इन एरिया विथ मॉडरेट क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड लेवल लैंड। मतलब लोग कहाँ जनरली ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, मतलब यूजुअली हम जहाँ देखते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, क्लाइमेट कैसा हो कि एक इंसान को एक्चुअल में फील हो कि हाँ नॉर्मल है क्लाइमेट, ना ज़्यादा वो घबराए उस क्लाइमेट से वहाँ पे। और सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल हो वहाँ पर, ताकि उपजाऊ हो, ताकि उसको फार्मिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड लेवल लैंड मतलब वो स्थिर हो, एक जैसा हो, ऐसा नहीं कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, बराबर हो, तो इंसान वहाँ पे इजीली कंफर्टली रह सकता है। सो यू विल फाइंड दैट द प्लेन्स आर द मोस्ट पॉपुलस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब प्लेन्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं। लैंड यूज़ हम देखेंगे। लैंड यूज़ टेल्स अस हाउ लैंड इज़ being utilized by humans. Generally land is modified by human for the purpose of agriculture. अच्छा, लैंड किस तरह से यूज़ करते हैं लोग? जनरली उसको मॉडिफाई करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फार्म लैंड, ये लैंड का हम बोल सकते हैं कि ये एक यूटिलाइजेशन का एक तरीका है जिसमें हम लैंड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, फार्म लैंड में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे मार्केट में क्या है, हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, ओके। जिस तरह से ये कमर्शियल मॉल दिख रहा है उसी तरह से मार्केट में भी हमने लैंड का ही यूज़ करा है। ज़मीन का अगर यूज़ नहीं होगा तो बिल्डिंग बनेगी कैसे, ओके। और तीसरा हम पर्पज़ है लैंड यूज़ करने का, वो है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं जो कि रहने के लिए होती है। अब ये हमने देखा था मार्केट, ये कमर्शियल पर्पज़ से था, okay, this is for a commercial and this is for a residential purpose, okay। अब देखते हैं सेटलमेंट एंड अदर अर्बन डेवलपमेंट सच एज रोड एंड इंडस्ट्री। देखो, एक एग्रीकल्चर के लिए होता है, एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए है। दूसरा अर्बन डेवलपमेंट जैसे कि रोड और इंडस्ट्री। हम लोग अगर सिटी गांव में देखेंगे तो गांव में आपको विलेज के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फार्म बहुत दिखेंगे, वहाँ पे खेत बहुत दिखेंगे। बट वहीं अगर हम सिटीज़ में आते हैं तो हमको क्या देखने को ज़्यादा मिलता है? रोड और इंडस्ट्री, वहाँ पे जहाँ पे लोग काम करते हैं, और साथ में सड़कें कैसी? वेल डेवलप्ड, जिस पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए, तो उसके लिए भी हमको लैंड का यूज़ करना होता है। लैंड यूज़ डिपेंड ऑन इट्स लोकल इन्वायरमेंट। लैंड डिपेंड करती है उसके यूज़ पे कि उसमें लोकल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व हो, इंक्लूडिंग द सॉइल, क्लाइमेट, रिलीफ, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी एज वेल एज द अवेलेबल कैपिटल। मतलब ये चीज़ किस चीज़ पे निर्भर करती है? वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रिलीफ कैसा है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, डेंसिटी क्या है, दबाव कितना है वहाँ पर, और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कितना है, मतलब पूंजी कितनी है। लैंड यूज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर एंड ऑल्सो विद इन अ स्मॉलर एरिया। मतलब लैंड के ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में हर जगह बड़े बड़े ही हिस्से होंगे, हर जगह का साइज़ अलग है और वर्ल्ड में उसका कुछ लोग बड़े साइज़ में रहते हैं, कुछ लोग स्मॉल एरिया को प्रेफर करते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर पे, ओके। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 11% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। मतलब कल्टीवेट करने के लिए कितने परसेंट लैंड हम यूज़ करते हैं? 11%, ओके। नाउ व्हेन ओनली 14%
is available area land permanent crop composing plantation of coffee, tea etc. देखो इसमें 14% एरिया ऐसा है जिसमें कि परमानेंट क्रॉप होता है। परमानेंट क्रॉप कौन सा है? जैसे टी और कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी यहाँ पे परमानेंट क्रॉप क्यों बताया गया है? क्योंकि एक बार अगर इनको उगा दिया जाता है तो उसमें से फसल हर साल निकलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल ही उसको बोना पड़ेगा और हर साल ही उसकी कटाई होगी, जैसे कि गेहूं का होता है। गेहूं की तरह हम इसको नहीं, ये ऑटोमेटिकली फसल देता रहता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। ओके, तो ये परमानेंट फसल हो जाती है। मेक अप 1% फॉरेस्ट कवर अनदर 28%। और जंगल एरिया कितना परसेंट कवर कर रखा है? 28% जो है इसमें से जंगल एरिया ने कवर कर रखा है। पैस्चर अकाउंट फॉर 34% while urban areas cover about 5%। और पैस्चर ने 34% कवर कर रखा और सिर्फ 5% एरिया ऐसा है जो कि अर्बन एरियाज ने कवर कर रखा है। अदर लैंड इंक्लूडेड लैंड दैट कुड बी प्रोडक्टिव बट हैज़ बीन यूज्ड फॉर इकोनॉमिक पर्पस, बिल्ड अप स्ट्रक्चर, पार्क्स, गार्डन, बैरन लैंड एंड इवन वेस्टलैंड फॉल इन दिस कैटेगरी। देखो कुछ एरिया ऐसा भी है जिसमें कि उन्होंने ऐसी बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग भी बनाई है, पार्क बनाए हैं, गार्डन बनाए हैं। और बैरन लैंड कुछ गार्बेज हाउस भी बनाए जो कि वेस्टलैंड, जहाँ पे कचरा ही फेंकाएगा, कचरा ही जाएगा। ओके, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में लैंड को यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे ये ग्राफ में। ओके, पैस्चर के लिए 34%, परमानेंट क्रॉप के लिए 1%, अर्बन एरिया के लिए 5%, फॉरेस्ट ने रिजर्व किया है 28% और अदर यूजेस जो बचते हैं वो है 32%। अदर यूजेस में हम यहाँ पे ले सकते हैं फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ। ओके, चेंज इन द पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ मैनी इन्वायरमेंटल चेंजेस। It influence on the basic resources of land use including the soil। अब यहाँ पे ऐसे resources बताए गए जो एक से influence होते हैं, मतलब एक से एक का बदलाव होता है। ओके, its impact on soil often occurs so suspiciously that land relevant measures poor land management has degraded vast amount of land, reduced major threats of rural livelihoods in many developing countries। यहाँ पर जो लैंड है, लैंड रिड्यूस करती जा रही है धीरे धीरे एक रूरल एरिया के लाइवलीहुड को। देखो रीज़न क्या है? लैंड ऐसा रिसोर्सेस है जो हम पैदा नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में मिला है। अगर हम उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालेंगे, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि लैंड अपना जो होता है, ओरिजिन जो होता है, वो सारा उसमें ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे वो सॉइल क्या है, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और अपनी पकड़ वो छोड़ने लगेगी। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे मैप में एरेबल यहाँ पे जो कि वाइटिश है वो एरेबल एरिया है। फॉरेस्ट जो कि ग्रीनरी है, ये ऑल ओवर लैंड में ग्रीनरी जहाँ जहाँ दिख रही है वो फॉरेस्ट एरिया है। ब्लैक जहाँ जहाँ पर है वो नॉन एग्रीकल्चर, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। प्लांटेशन हैगा ब्लू एरियाज़ में। ब्लू बहुत ही रेयर है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आप बंगाल साइड देख सकते हैं, वेस्ट में और थोड़ा बहुत साउथ में भी आप देख सकते हैं। ओके, स्क्रब एंड ग्रासेस ऑल ओवर मोस्टली है। पिंक कलर आप देखेंगे मैप में ऑलमोस्ट जगह है। अनप्रोडक्टिव लैंड हम लोग ऊपर देख ले हैं हिमालय साइड में। देखो हिमालय साइड में अनप्रोडक्टिव लैंड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है, तो वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, तो उसकी वजह से वो अनप्रोडक्टिव है। ओके, चेंजिंग पैटर्न ऑफ
लैंड यूज़। ओके, क्विक फैक्ट में हम देख लेते हैं। लैंड कवर इज़ अ फिजिकल एलिमेंट दैट कवर्स द लैंड दैट इज़ वेजिटेशन, बिल्डिंग और वाटर। इट डिटरमाइंस हाउ लैंड इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब कुछ ऐसे फिजिकल एलिमेंट है जो हम हर जगह देखते हैं कि वो कवर्ड है। जैसे लैंड में वेजिटेशन देख लेंगे, लैंड को हम बिल्डिंग में भी यूज़ कर लेते हैं, और वाटर भी, पानी भी कहाँ पे भरा हुआ होता है, ज़मीन के ऊपर ही भरा हुआ होता है। ओके, changing pattern of land use. Okay, so land use has been changed over the year। मतलब कुछ सालों से उसका इस्तेमाल करना बदलते जा रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट। मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन भी क्या है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड सो हैव देयर डिमांड ऑन लैंड। Human have modified many parts of the land to meet their needs। मतलब हर ज़मीन को धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता जा रहा है उसकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। ओके, थिंक ऑफ सम ऑफ वे दैट ह्यूमन्स हैव चेंज्ड एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, रोड्स, इंडस्ट्री एंड सेटलमेंट। इन फैक्ट द चेंज हैज़ बीन सो great that humans can be easily regarded as any other exogenic force that affects the earth's landforms। मतलब यहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, रोड, इंडस्ट्री, ये सारी सेटलमेंट कहाँ पर हुई है, ये लैंड पर ही हुई है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए तो वो अपनी स्पेस, लैंड स्पेस बढ़ाते जा रहा है, और अपने अकॉर्डिंग एक कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, जहाँ पे उसको जितनी जगह लग रही है वो लेते जाता है। ओके, डिड यू नो, क्या आप जानते हो? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अबाउट 1/3 of 1/2 of our land surface has been modified by human activities। मतलब हमारे पास टोटल जितना अर्थ पे जगह है उसमें से 1/3 इंसान ने अपने तौर पे बदल लिया है। ओके, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में हम देखेंगे, लैंड डिग्रेडेशन हैपन when the land is no longer suitable for agriculture। मतलब लैंड डिग्रेडेशन तब होता है जबकि जहाँ वहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा सुटेबल नहीं रह पाती एग्रीकल्चर के लिए। ओके, देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस increase population and its ever increase pressure on land, deforestation, soil erosion, overgrazing by animal, excessive single cropping, expansion of cities and salinization। ओके, तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे लोगों ने अपनी डिमांड बहुत बढ़ा ली, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब नीचे की मिट्टी आने लगी है। मिट्टी में लेयर होती है, एक के बाद एक लेयर होती है, तो वहाँ पे फर्स्ट लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। इसलिए हम आज के टाइम में देखते हैं कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह जाती है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है। पेड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं, बट अब जब पेड़ ही नहीं है तो मिट्टी कैसे पॉसिबल होगी। ओके, तो इस वजह से जो लैंड है वो वीक हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा हैगा। ओके, केमिकल्स, इंडस्ट्री का जो केमिकल होता है वो भी लैंड के ऊपर ही जाता है। ओके, टुगेदर विथ नेचुरल डिज़ास्टर सच एज फ्लड एंड लैंडस्लाइड। और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के वजह से भी हो जाता है, जिसमें कि भूकंप और बाढ़ भी हम ले सकते हैं। ऑल दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड। और यही सब जिम्मेदार है, यही सब रिस्पॉन्सिबल है लैंड के न्यूट्रिएंट्स को निकालने में। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज़ ह्यूज। मतलब लैंड डिग्रेडेशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है लैंड पर वो बहुत ही बड़ा होता है। लैंड प्रोडक्टिविटी गोज़ डाउन लीडिंग, मतलब लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसे धीरे धीरे नीचे जाती है। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का चैप्टर लैंड एंड सॉइल इज़ completed. Okay, and if you like my video and if you understand easy way, so you can comment in a comment box
and if you have any problem to understand, so you can drop a message to me. Okay, thank you students.